नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन आपन बिहार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। और शुरुआत कर रहे हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कुछ ऐसा बोल गए कि वो बयान विवाद बनने लगा, क्योंकि बयान सनातन को टारगेट करने वाला साबित होने लगा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार के साथ गलबहियां करने वाले तेजस्वी यादव की डगर अब उल्टी होने लगी है। गठबंधन की सरकार क्या टूटी, लगता है तेजस्वी यादव का मानो दिल ही टूट गया हो। शायद इसीलिए तेजस्वी यादव इन दिनों बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। हाल में सेना और सनातन को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, जिसके बाद से सनातन के साथ सियासत जुड़ गया और शुरू हुआ राजनीति का एक नया खेला, जिस खेला में बयानबाजी अभी फिलहाल एक ही तरफ से जारी है। खैर, बीजेपी और जेडीयू की तरफ से दिए गए बयानों पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवा देते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा था, जिसके बाद घमासान मचा हुआ है। हम लोग तो बता दिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी 8-10 बार आगे बिहार सुन लो हो कि क्या कहले हो, क्या बोला, क्या देंगे, कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम खतरा है रे सनातनी के। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अरे ये सब ठग लोग हैं। ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है, इसलिए इनके झांसे में नहीं आना है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो ये था तेजस्वी भैया का वो बयान, जिससे न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में माहौल गर्म होने लगा। और फिर जब बात देश के सेनाध्यक्षों तक जा पहुंचे तो नेताओं को तो राजनीति करने का बहाना मिल ही जाता है। ठीक हुआ भी यही। बात शुरू हुई थी बिहार से, लेकिन दिल्ली तक उसका केंद्र बना रहा। माने लालू यादव के लाल की बात पर अब बारी थी जवाब देने की, तो बीजेपी भी भला कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी की तरफ से एक एक करके तीर चलने लगे। कर्नाटक में और आंध्रा में जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे हैं और लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारन प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत हैं। इनको लग रहा है कि आज सभी माँ भारती का संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सुचिता का, सुशासन का। ये राजद कांग्रेस के लोग सुचिता सुशासन पर क्यों नहीं बोलते? देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि देश से करप्शन हटना चाहिए। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा महामारी है जो पूरे विकास की गति को कुंद कर देता है, घुन के तरह खा जाता है। लेकिन ये लोग कभी जात पर भटकाएंगे, कभी धर्म पर भटकाएंगे।
एनडीए नेताओं की तरफ से लगातार तेजस्वी यादव पर बयानों का सिलसिला बढ़ने लगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जहां तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, तो वहीं रविशंकर प्रसाद ने भी आरजेडी को आड़े हाथों ले लिया। ये लोग जब ऐसी बातें करते हैं ना, इसी को तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। इसी को कहा जाता है। किस मन से हम लोगों ने कहा कि भैया कोई धर्म खतरे में है। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी योजना है जिसको धर्म के आधार पर बांटा गया। ये लोग तो आरक्षण को भी धर्म के आधार पर बांटते हैं, जो कि पूर्णतः संविधान के खिलाफ है। ऐसे में अगर आज 81 करोड़ लोगों को देश में अगर अनाज मिल रहा है 5-5 किलो का, उसमें कहीं ये देखा गया कि ये हिंदू को बांटा जा रहा है या ये मुसलमान को बांटा जा रहा है। जब हम लोग उज्ज्वला दे रहे हैं तो उज्ज्वला हम लोगों ने कभी ये देख के तो नहीं दिया कि ये हिंदू महिला को दिया जा रहा है या मुस्लिम महिला को दिया जा रहा है, या शौचालय हिंदू महिला के घर पे बन रहा है या मुस्लिम महिला के घर पे बन रहा है। ये जब ऐसी बातें करते हैं कि ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में है, ये हकीकत में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। संविधान खतरे में बोलते हैं। और इनके पिताजी को मीसा में किस सरकार ने बंद किया था कि लालू जी का परिवार बिहार नहीं है, लालू जी का परिवार उनका परिवार है। बस हारे हुए हताश लोग, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज देश कहां से कहां जा रहा है, विकास में कितना आगे जा रहा है, पूंजी निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर आ रहे हैं, ईमानदारी से सरकार चल रही है। ये लूट की सरकार नहीं है। तेजस्वी बाबू, आपकी नौकरी का तो मॉडल एक ही है ना, जमीन दो, रेलवे की नौकरी लो, और आपके खिलाफ ट्रायल चल रहा है ना, बोलिए, तो ये आपका मॉडल है। तो कृपया करके सनातन पर टिप्पणी न करें और ऐसी ओछी शर्मिंदगी भरी टिप्पणी कभी नहीं करें। इतना ही नहीं, लालू यादव के बड़बोले लाल ने जो बयान दिया उससे माहौल गरमाया तो कहां इतनी जल्दी शांत होने वाला था। बस फिर क्या था, होड़ की दौड़ में तमाम नेताजी टीवी चैनलों पर तेजस्वी यादव के खिलाफ विरोधी स्वर दिखाकर अपना गुस्सा दर्ज कराने लग गए। बात करिए तो जितना बेबुनियाद बात करना गलत है, उतना ही बेबुनियाद बात को इस तरीके से आप लोग के माध्यम से प्रचारित करना भी उचित नहीं है। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। इसलिए उनके इस बात में कहीं से कोई उन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि क्या बोले, तो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। तेजस्वी जी को इस देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए, मेरा उनको सलाह होगा। तेजस्वी जी को इस देश की संस्कृति की भी समझ बढ़ानी चाहिए। और यह जो पुरातन देश है, इस देश की जो संस्कृति और परंपराएं रही हैं, तेजस्वी जी उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो सब कुछ उनके मानस में स्पष्ट हो जाएगा। यह देश कैसा है, देश के लोग देश को कैसा रखना चाहते हैं और देश कैसे आगे बढ़ेगा। देश की चुनावी फिजा का असर बिहार में गड़बड़ाया, वैसा ही हैदराबाद में भी नजर आया जब AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को हिटलर कह डाला। उन्होंने PM मोदी को तानाशाह कहकर संबोधित किया। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है कि हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र निकाल कर मुसलमान दिया जाएगा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं घुसपैठी हूँ का बताइए। 17 करोड़ मुसलमानों को प्रधानमंत्री घुसपैठी कहते हैं। भाई आप नहीं रहेंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे, देश तो रहेगा ना, चुनाव हो जाएगा। आप मुझे कह रहे हैं बच्चे ज़्यादा पैदा करते। TFR रेट मुस्लिम महिलाओं का गिरा है, प्रधानमंत्री का खुद सरकार का डेटा है। एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीतने के लिए आप पूरी माइनॉरिटीज को कह रहे हैं घुसपैठी। हिटलर भी यही कहता था, दे आर नॉट ओरिजिनल जर्मन्स। अब आप बताइए ये जबान प्राइम मिनिस्टर को जेब देती है क्या? बोलिए। तो चुनावी साल में जिस तरह से और जिस रफ्तार से पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री को कोसने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी विपक्ष पर लगातार हमलावर बनी हुई है। ना जाने ये सियासी संग्राम थमेगा कब रुकेगा बयानों का दौर, क्योंकि चुनाव कोई भी जीते, बयान भला कहां रुका करते हैं साहब।
राजनीति कभी थमती नहीं है। आज का कुछ तो कल का कुछ और। बहरहाल 4 जून को ताजा बयानों पर तो विराम लग ही जाएगा, लेकिन उसके बाद की सियासत कैसी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया अलायंस में शामिल वीआईपी सुप्रीमो मुकेश कुमार सहनी ने गंगा जल लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का संकल्प लिया है। ये बातें अररिया के नरपतगंज हाई स्कूल के मैदान में राजद प्रत्याशी शहनवाज आलम के पक्ष में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश कुमार सहनी ने कही है। भारी भीड़ को संबोधित करते हुए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश कुमार सहनी ने कहा कि सर उठाकर और मान सम्मान के साथ जीना है तो वजूद को बनाकर रखना होगा। उन्होंने कहा कि पहले देश गुलाम था, पूर्वजों के संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली और उसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से दलित अति पिछड़ों को सर उठाकर जीने की आजादी मिली। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है और आजादी की लड़ाई लड़नी है। और वहीं अररिया में ही 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना है। प्रचार प्रसार के कई आयामों के बीच बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक समर्थक उनकी दीवानगी में अनोखे अंदाज में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी का टी-शर्ट पहनकर अपनी बाइक पर झंडा और पीछे में साउंड बॉक्स बांधकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए घर घर जा रही हैं और बीजेपी समर्थकों के ये प्रचार प्रसार लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। राजगीर प्रखंड की लोदीपुर पंचायत की पूर्व उपमुखिया के खिलाफ करीब 2 महीना पहले वार्ड सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। शनिवार को प्रखंड कार्यालय में बीडीओ की देखरेख में नए उपमुखिया के लिए चुनाव कराया गया, जहां सदस्यों ने रंजू कुमारी को निर्विरोध उपमुखिया चुन लिया है और बीडीओ कुमार ने उन्हें उपमुखिया का प्रमाण पत्र देते हुए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और वहीं नवादा पुलिस को विदेशी कॉप जैसी दिखने वाली स्टाइलिश बाइक मिली है। इस लेटेस्ट बाइक से घटनास्थल पर पुलिस चंद मिनटों में पहुंच जाएगी। आज विभाग की ओर से नवादा पुलिस को डायल 112 की 8 बाइकें दी गई हैं और एसपी ने डायल 112 की 8 बाइक को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। शहरी क्षेत्र की गलियों में गश्त और जनता की त्वरित कार्रवाई और बैंक चेकिंग के करने के लिए सभी जोनों में 2-2 मोटरसाइकिल को उपलब्ध कराया गया है। इसमें नवादा शहरी क्षेत्र में 24 घंटे पुलिस की उपस्थिति और बेहतर ढंग से बनी रहेगी और जहां 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच पाएगा वहां ये डायल 112 की बाइक पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करेगी। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में दिव्य धाम अपार्टमेंट में 27 अप्रैल की शाम भोजपुरी अभिनेत्री अमृता पांडे का संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटका हुआ शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है उससे पुलिस के भी चुनौती बढ़ गई है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमृता पांडे की गला दबाकर के हत्या की गई थी और वहीं एफएसएल ने इससे पहले इसे आत्महत्या बताया है। नवादा मुफस्सिल थाना की पुलिस ने लूटकांड मामले में 3 नाबालिग युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूट के रुपया और मोबाइल को बरामद किया है, जिसकी जानकारी सदर डीएसपी सुनील कुमार ने प्रेस वार्ता करके दी है। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।